इसमें लहासा की ओर हमने आपको राहुल सांकृत्यायन जी जो कि इस लहासा की ओर नामक पाठ के लेखक हैं, ये यहाँ पर इनके विषय में आपको बताया। इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सभी आपके सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद इसमें अब थोड़ा पाठ परिचय के विषय में विचार करते हैं और इस तरह से लहासा की ओर पाठ परिचय में हम बताते हैं कि लहासा की ओर राहुल सांकृत्यायन जी, लहासा की और सांकृत्यायन जो हैं वह प्रथम सबसे पहले तिब्बत यात्रा से उद्धृत हैं। यह यात्रा उन्होंने सन 1929 से 30 के बीच में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, वो तिब्बत यात्रा नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखारी के छद्म वेश में की थी। भिखारी का रूप बदल करके, भिखारी बन करके इन्होंने ये यात्रा की। इस यात्रा वृतांत में उस समय तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन बहुत ही रोचक शैली में किया गया। इस पाठ में हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है ये। तो यहाँ पर अब हम पाठ का थोड़ा हमने इसका परिचय किया, ये इसमें दिखाया गया है, यही वृतांत है, यात्रा वृतांत जो है यही है। तो इसके विषय में ही यहाँ पर सारी जानकारी दी गई। तो इसमें हम देखते हैं पात्र परिचय। अब लेखक राहुल सांकृत्यायन, इनके विषय में देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन के विषय में इसमें अब देखते हैं कि यह घुमक्कड़ थे। इनकी घुमक्कड़ प्रवृत्ति थी, दृढ़ निश्चयी थे। ये दृढ़ता से दृढ़ निश्चय, जो इरादा कर लेते सो उसे पूरा करते। आगे कहते हैं कि यह साहसी यात्रा में यात्रा में अनेक कष्टों का सामना करने वाले थे। साहसी यात्रा में अनेक
अनेक कष्टों का सामना। सामना करने में समर्थ थे। अध्ययनशील शेखर शेखर विहार में 103 पोथियों को पढ़ने में रम गए। एक 103 पोथियों को पढ़ने में रम गए। इस प्रकार से एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले थे, दृढ़ निश्चयी थे, साहसी यात्रा में अनेक कष्टों का सामना करने वाले थे और अध्ययनशील शेखर विहार में 103 पोथियों को पढ़ने में रम गए। तो ये इनकी खूबियां थी। ऐसे थे हमारे राहुल सांकृत्यायन। 103 पोथियों शेखर विहार में बिहार में 103 पोथियों रम गए। महापंडित थे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि। रूसी आदि भाषाओं के ज्ञाता।
रूसी आदि भाषाओं की ज्ञाता। तो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं की ज्ञाता, इसलिए ये बहुत बड़े महापंडित थे। तो इससे आगे कि ये उच्च कोटि के साहित्यकार, उच्च कोटि के साहित्यकार, यात्राओं का सजीव चित्रण, यात्राओं का सजीव चित्रण, ये हुआ हमारा लेखक राहुल सांकृत्यायन। इनका परिचय। अब हम देखते हैं कि इसमें लेखक राहुल सांकृत्यायन, सुमति और नमसी, इसमें सुमति, एक सुमति पात्र हैं। अब हम सुमति के विषय में देखते हैं। सुमति, ये भी पात्र हैं। ये वास्तविक नाम है इनका वास्तविक नाम लोंग शेख। शेख एक मंगोल भिक्षु। एक मंगोल भिक्षु। आगे कहते हैं कि स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय व्यक्ति। स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय व्यक्ति। लोकप्रिय व्यक्ति। आगे कहते हैं धार्मिक प्रवृत्ति। धार्मिक प्रवृत्ति थी इनकी और शांत व सरल स्वभाव। शांत व सरल स्वभाव, मिलनसार, इनका वास्तविक नाम लोंग शेख, एक मंगोल भिक्षु, स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय व्यक्ति, धार्मिक प्रवृत्ति, शांत व सरल स्वभाव।
आगे बताते हैं मिलनसार। स्नेही, ये हुआ सुमति का परिचय। अब हम देखते हैं नमसे। नमसे के विषय में देखते हैं कि नमसे नमसे के विषय में ये जानकारी लेते हैं। नमसे के विषय में बताते हैं कि इसमें बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध भिक्षु बड़े ही विनम्र थे, बहुत अधिक विनम्र, भद्र पुरुष, और शेखर बिहार की खेती के मुखिया। शेखर बिहार खेती के मुखिया, ये हुआ इनका नमसे जी का परिचय। तो इसमें लेखक जो राहुल सांकृत्यायन हैं, इनके विषय में आपको बताया कि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, दृढ़ निश्चयी थे, साहसी यात्रा में अनेक कष्टों का सामना करने वाले थे और अध्ययनशील थे। शेखर बिहार में 103 पोथियों को पढ़ने में यह रम गए थे। महापंडित कहे जाते थे। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी आदि भाषाओं के ये ज्ञाता थे। उच्च कोटि के साहित्यकार थे। यात्राओं का सजीव चित्रण ये करते थे, सजीव चित्रण इन्होंने किया। इस प्रकार से ये राहुल सांकृत्यायन का परिचय हुआ। इसमें पात्र तो राहुल सांकृत्यायन, सुमति और नमसे। तो सुमति के विषय में बताते हैं कि वास्तविक नाम लॉर्ड शेख एक मंगोल भिक्षु थे। स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय व्यक्ति थे, धार्मिक प्रवृत्ति थी, शांत व सरल स्वभाव वाले थे, मिलनसार थे, बहुत मिलनसार थे और बड़े ही स्नेही थे, स्नेह करने वाले थे। इसी प्रकार से यहाँ पर नमसे नामक जो पात्र है, इनके विषय बताते हैं कि ये बौद्ध भिक्षु थे, बड़े ही विनम्र थे और बड़े ही सज्जन पुरुष थे, भद्र पुरुष थे, स्नेह करने वाले थे और शेखर बिहार की खेती के ये मुखिया भी थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये
दिखाया गया कि पात्र ये परिचय हुआ। इसके बाद में हम आपको बताते हैं पाठ का क्या सार है। पाठ के सार के विषय में आपको बताते हैं। ये हमारे सामने पाठ का सार। पाठ का सार जो है, वैसे हमने थोड़ा आपको संकेत कर भी दिया है, लेकिन फिर भी आपको हम बताते हैं। लहसा की ओर नामक यात्रा वृतांत जो है, ये राहुल सांकृत्यायन जी के ने सन 1929 और 30 में नेपाल से तिब्बत जाने के दुर्गम रास्तों का रोमांचकारी वर्णन किया गया है। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग माना जाता है। यह तत्कालीन समय में व्यापारिक रास्ता ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए चारों ओर फौजी चौकियां और किले थे, जिनमें चीनी फटकने पलटने वहां पर रहती थी। आज उन्हीं किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं तिब्बत का सामाजिक जीवन। तिब्बत का सामाजिक जीवन। दूसरा, ठहरने की सही जगह। डांडा धांगला का जंगल। धांगला का जंगल। इसके बाद उतराई पर भटकाव। भटकाव, आगे बताते हैं कि जागीरदारी प्रथा। जागीरदारी प्रथा। तो यहाँ पर ये तिब्बत का सामाजिक जीवन कैसा था, ठहरने की सही जगह किस प्रकार से रही होगी, डांडा धांगला थोंगला का जंगल और उतराई पर भटकाव किस प्रकार से हुआ और जागीरदारी प्रथा किस प्रकार से रही। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। अब हमें यह देखना है कि इनके विषय में किस प्रकार से, जैसे तिब्बत का सामाजिक जीवन, यहाँ जाति पाति और छुआछूत नहीं है, औरतें पर्दा नहीं करती, निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी अपरिचित व्यक्ति घर के अंदर आ सकता है। घर की सास या बहू चाय बना लाती है, नहीं तो आप स्वयं भी बना सकते हैं। यहाँ चाय, सोडा, मक्खन
और नमक डालकर मिट्टी के बर्तन में परोसी जाती है। सोडा और अन्य मक्खन इस प्रकार से चाय में सोडा, मक्खन और नमक डालकर के मिट्टी के बर्तन में उसे परोसा जाता है। तो ये वहाँ की सामाजिक जीवन प्रथाएं हैं। दूसरा कहते हैं ठहरने की सही जगह। ठहरने की सही जगह के अंतर्गत यदि हम देखें तो इस बार यात्रा के दौरान लेखक और उनका साथी सुमति भिखारी के वेश में थे। तब भी उन्हें थोंगला के आखिरी गांव में सुमति के जान पहचान वाले घर में अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब वे इसी रास्ते से लौटे तब वे भिखारी के वेश में नहीं, भद्र यात्री के वेश में थे। ऐसा होने पर भी किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी। उन्हें सबसे गरीब झोंपड़े में रहना पड़ा। यह बहुत कुछ लोगों की उस समय की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, क्योंकि वे शाम को मदिरा पीकर अपने होश हवास खो बैठते हैं। शाम के समय वो बहुत मदिरा पीते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ठहरने की सही जगह उन्हें वापसी आते हुए प्राप्त नहीं हो पाई। तो डांगा थोंगला का जंगल 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित डांडा खतरनाक स्थल होता है। यहाँ मीलों तक कोई गांव दिखाई नहीं देता। यह डाकुओं के लिए बहुत सुरक्षित स्थान है। ये पहले व्यक्ति को मार देते हैं, बाद में उसे लूटते हैं। चाकू, बंदूक आदि रखना आम बात है। सरकार भी पुलिस पर खर्चा नहीं करती है। लेखक और सुमति को जहाँ भी खतरा लगता वे टोपी उतारकर भीख मांगने लगते। अगले दिन दोनों को लंको पहुंचना था। दोपहर को में डांडे पहुंचे। दाहिने तरफ बर्फीली पहाड़ियाँ थी। पहाड़ नंगे थे, न बर्फ थी और न हरियाली। उससे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का मंदिर था, जिसे पत्थरों, सींगों व रंग बिरंगी झंडियों में सजाया गया था। इस प्रकार का उनका जंगल था। तो उतराई पर भटकाव। कहते लेखक व सुमति जब नीचे उतरने लगे तो घोड़े के धीमे चलने के कारण लेखक सही मार्ग से भटक गया और दाएं रास्ते पर जाने की बजाय बाएं पर निकल पड़ा। 1.5 मील जाने पर पता चला कि रास्ता गलत है। वापस आने पर 4-5 बज गए थे। सुमति इंतजार में थे और गुस्से में भी थे। सुमति ने गुस्से में कहा कि उन्होंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले और 3-3 बार चाय गर्म कर ली। मजबूरी बताने पर वे शांत हुए। लंकोर में एक अच्छी जगह रहने को मिली और गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। चाय सत्तू भी साथ में था। अगले दिन वे एक पहाड़ी पर थे जिसका नाम टेंगरी समाधिगिरी था। सुमति के यजमान हर जगह थे। वे उन्हें गंडे पहुंचाना चाहते थे। गंडे कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म होने पर सुमति कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर गांव में न जाने के लिए राजी कर लिया। तो इस प्रकार से उतराई पर यह भटकाव हुआ। तो जागीरदारी प्रथा, तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का काफी भाग मठों के हाथ में है।
जागीरदार किसानों से खेती कराता है। कोई भिक्षु खेती का प्रबंध देखने आता है तो उसे राजा के समान आदर मिलता है। लेखक और सुमति शेखर बिहार में एक भद्र पुरुष से मिले। भिखमंगों के वेश में होने पर भी उन्हें आदर मिला। वहाँ एक बौद्ध मंदिर था जहाँ बुद्ध की 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। वहीं लेखक ने आसन जमाया। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन्हीं पोथियों में रम गए और सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने अनुमति दे दी। अगले दिन वे भिक्षु अर्थात नम से विदाई लेकर चल दिए। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक पाठ का सारांश आपको प्राप्त हुआ। तो ये सार है। इस प्रकार से हम एक सार रूप में इसको देखते हैं। अब ये हमने आपको बताया कि इसमें किस प्रकार से लेखक परिचय, पाठ परिचय, पात्र परिचय और पात्र परिचय में लेखक राहुल सांकृत्यायन का परिचय, सुमति का परिचय और नमसे का परिचय और फिर पाठ का सारांश। तो इस प्रकार से पाठ का सार ये सारा आप पढ़ चुके हैं। इसको अच्छी तरह से करेंगे और इसमें जो भी शब्दार्थ हैं उनके विषय में फिर आगे और प्रश्नोत्तरों के विषय में फिर आगे बताएंगे।